सीन की शुरुआत यहाँ से होती है कि वो रोते हुए खड़ी है और उसके डैड बोलते हैं विक्टर के कि तुम्हें पैसे चाहिए डिवोर्स के लिए। वो उसके ऊपर उँगली उठाते हुए कहते हैं कि तुमने पूरा घर बर्बाद कर दिया और तुम में अब ज़रा-सी भी कुछ बचा है कि नहीं? ऐसा लगता है तुम्हारे पर किसी शैतान का साया है। वो रोते हुए उन्हें देख रही है, उनकी जो बातें हैं वो सुन रही है, सब जो वो इस पे इल्ज़ाम लगाए। वो बोलती है कि मगर लेकिन मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है मेरे भाई के लिए। बस जो उसका जो खर्चा आएगा उसकी आँखों के लिए बस वही पूरा करना है, तो थोड़ा-सा हिस्सा मुझे मिल जाएगा तो? पर वो आदमी उसे गुस्से से खड़ा हुआ देखता रहता है घूर के। फिर जाते हुए से कहता है कितनी बेशर्म हो तुम। बिना कुछ लिए तुम यहाँ पर आई थी और तुम्हें चाहिए कुछ अभी हमसे? ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते-जाते बोलकर जाता है कि जो तुमने पाप किया है उसकी सज़ा पाने के लिए तुम्हें कॉन्वेंट जाना ही पड़ेगा, जहाँ नन और सिस्टर्स रहते हैं। मैंने आपको जैसे पहले चैप्टर में बताया। यहाँ वो बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि मैंने डिवोर्स का तो सोचा था मगर कॉन्वेंट मुझे भेजना। जब वो रोती रहती है तो उसका ध्यान जो है वो उसकी चमकती हुई अंगूठी पर जाता है। वो अपना हाथ देखते हुए और उस रिंग को देखते हुए सोचती है कि शायद डिवोर्स बेहतर था। वो ये सब सोचते हुए घड़ी की तरफ देखती है, समय जैसे बीतता ही जा रहा है और उसका जो सोच है वो ये है कि अच्छा है कम से कम मैंने आज तो बर्बाद नहीं किया और वो उस घड़ी को देखने लगती है वापस से। वो दोनों ही डिनर टेबल पर विक्टर और स्कारलेट बैठकर खाना खाते होते हैं। तब स्कारलेट उससे पूछती है, विक्टर, क्या तुमने डैड से सुना कि वो कॉन्वेंट की बात कर रहे थे? तो वो बोलता है, हाँ। ओह माय गुडनेस! तो वो बोलता है, जाओ तुम कॉन्वेंट में। मुझे समझ में नहीं आ रही किस तरह का पति है। यहाँ पर वो डरी हुई सोचती है कि आखिर में वो बस मुझे भेजना चाहता है वहाँ पर। विक्टर की मॉम मरीना, वो भी अपने दिमाग का इलाज करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकती रहीं और लास्ट में उन्हें कॉन्वेंट में डाल दिया गया। वो ये सब सोच के वो सोचती है कि क्या मेरा भी अंत वैसे ही होने वाला है? वो वि वो विक्टर से सवाल करती है, विक्टर, क्या तुम मुझे अभी भी माफ़ नहीं करोगे? वो बोलता है, जो तुमने मुझसे दगा की है, वो जो भावना है मेरे अंदर वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होएगी। तब वो बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। वो फिर से माफ़ी माँगती है पर विक्टर बोलता है कि कॉन्वेंट डिसाइड करेगा कि तुम वहाँ पर कब तक रहोगी। मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रही हूँ विक्टर को, इतना ज़ालिम है ये कि ये बता भी नहीं रहा है कि वो कब तक वहाँ रहेगी। वाह! वो बोलती है कि क्या 1 महीना चलेगा? तो वो बोलता है, हाँ, ठीक है। तो वो बोलती है, ठीक है, मुझे 1 महीने में लेने आ जाना। तो वो बोलता है, ठीक है। वो अपना सामान बाँधने जाती रहती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर बोलती है, विक्टर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और विक्टर बोलता है, मैं भी। मानना पड़ेगा इसकी तो। वो यहाँ पर बैठे-बैठे सोच रही है कि एक आदमी जो माफ़ी मेरी मंज़ूर करना नहीं चाहता, वो लंच ऑन खुद अटेंड करता है बैंक्वेट वो। और साथ ही मुझे कॉन्वेंट भेजना चाहता है और जब मैं ऐसी उससे बातें करती हूँ, तो उन बातों का जवाब भी हाँ करके देता है। किस तरह का प्यार है? वो अपना सामान बाँध रही है कॉन्वेंट जाने के लिए। वो सोचती है कि विक्टर आखिर सोच क्या रहा है और उनकी शादी की तस्वीर देखने लगती है। वो उस तस्वीर को पकड़ते हुए सोचती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या करूँ विक्टर? वो सोचती है कि हर बार जब वो बोलता है कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं खुद को रोक नहीं पाती और फिर से उम्मीद करने लगती हूँ। तो वो कॉन्वेंट जाने के लिए निकल रही है। विक्टर भी उसे छोड़ने आया है। विक्टर बोलता है, अपना ख़्याल रखना। वो बोलती है, विक्टर, क्या तुम्हें मैं गले लगा सकती हूँ? तब विक्टर बोलता है, हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर उनका ये सीन दिखाया गया है। वो मायूस है। वो उसे देखते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी विक्टर। जब डैड आ जब मैं आ जाऊँगी, तब डैड क्या पता शांत हो गए हों। क्या तब तक तुम भी शांत हो जाओगे मेरे लिए? अरे बाप रे! वो बोलता है, नहीं। ओह बाप रे! बहुत ज़्यादा ज़ालिम है ये तो। वो ऐसा वो यहाँ पर बुद्ध बन के खड़ा हुआ है और वो बोलती है कि विक्टर, मुझे मालूम है मुझे शर्म आनी चाहिए, मगर मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए। मैं क्या करूँ तुम्हारी माफ़ी माँगने के लिए? मैं क्या करूँ तुम्हें कि कम गुस्सा आए? क्या मैं कॉन्वेंट में और दिन रुक जाऊँ?
2 महीने? नहीं, नहीं 3 महीने रुक जाती हूँ। वो बोलती है चलो मैं 100 दिन तक रुक जाती हूँ। क्या मैं 100 दिन रुक जाऊँगी तो क्या हम जब उसके बाद मिलेंगे तो मुझे मुस्कुराकर ही मिलोगे? वो जैसे उसे दया की भीख माँग रही है, पर वो तो बस उसे देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। मगर उसका वो चेहरा देखकर वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगा। वो उसको खुशी से वापस से गले लगा लेती है विक्टर को। वो जाती है अपनी कैरेज की तरफ और बोलती है कि तो 100 दिन में मिलते हैं माय लव। मैं तुमसे 100 दिन के लिए दूर रहने वाली हूँ। पर जो मेरे दिमाग में ये मायूसी छा रही है क्या वो थोड़ी-सी भी कम होगी? वो लोग कॉन्वेंट पहुँच गए। कॉन्वेंट एक पूरी काली-सी जगह है। वहाँ पर कोई रंग ही नहीं है। सभी जगह जाले लगे हुए हैं और किसी का नामो-निशान नहीं। सब देखकर शॉक हो जाते हैं उसे कि यहाँ पर इतना सन्नाटा है। तो उसकी मेड बोलती है, "क्या मुझे लगता है कि मास्टर ने देखा नहीं क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वो जानते ना हो कि ये किस तरह की जगह है और भेज दिया हो इन्हें।" मगर वो सिर्फ़ उस कॉन्वेंट को देख रही है खड़कर। तब वो सोचती है मन में, "क्या विक्टर तुम सच में ऐसा कर सकते हो मेरे साथ?" सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्टर एक गन लेकर खड़ा है और वो अपनी निशानेबाज़ी की प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पर। तभी इसके साथ में खड़ा हुआ आदमी बोलता है, "मास्टर, क्या आप अपनी जो पत्नी है, उन्हें सच में वहाँ पर भेजने वाले हैं? क्या आप अपनी पत्नी को सच में वहाँ पे रखने वाले हैं?" वो बहुत ही गिल्ट में लग रही थी। ये उनके लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा? यहाँ पर उसको भी समझ में आ रहा है, पर इसे कुछ दया नहीं आ रही है। वो जो साथी होता है उसका, वो इस सीन को सोचकर बोलता होता है ये सब। तो विक्टर उसे देखता हुआ बोलता है, "क्यों? तुम्हें क्या लगता है, मैं उसे वहाँ पर ही बंद करके रख दूँगा, जैसे मैंने अपनी माँ के साथ किया है?" मतलब मानना पड़ेगा इस आदमी को। तब वो आदमी बोलता है, "नहीं, ऐसी बात नहीं।" फिर वो विक्टर बोलता है, "वो 100 दिन में आने वाली है।" तो वो बोलता है, "अच्छा, टाइम लिमिट है उनकी?" वो बोलता है कि स्कारलेट ने वो खुद डिसाइड किया है। पहले उसने बोला 1 महीना, फिर अंत में उसने तय किया कि चलो 100 दिन ही रह जाती हूँ। वो आदमी बोलता है, "क्या? पर क्यों?" तब विक्टर बोलता है, "शायद हम दोनों की भलाई के लिए।" जब वो लोग अंदर आते हैं उस जो कॉन्वेंट है उसमें, वो लोग डर जाते हैं और मेड बोलने लगती है कि मैंने सोचा सिर्फ़ बाहर का खराब होगा, पर रूम तो उससे भी ज़्यादा खराब है। वो बोलती है कि मुझे लगा एक बेड तो होगा कॉन्वेंट में, मगर वो यहाँ पर सोचती है कि मुझे अगर शरीर में कोई तकलीफ़ होगी वो चलेगा, मगर एक छोटी-सी खिड़की जिससे ऐसा लगे कि मैं किसी जेल में बंद हूँ, इसकी वजह से मुझे और डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा है। तब उसकी नौकरानी बोलती है, "मैम, मैं आपके लिए खुद से बेड लेकर आती हूँ।" अच्छा हुआ हम लोग एक गद्दा लेकर आए हैं बेड आपके लिए साथ में। वो लोग बोलते हैं कि ये राजमहल की तरह तो नहीं होगा, मगर ये ठीक है, आप सो सकती हैं आराम से। वो लोग गद्दा लेकर आने लगते हैं। वो बोलती है थैंक यू। तभी एक आदमी, मुझे लग रहा है ये शायद वहीं पर रहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो? वो अपनी गलती की सज़ा पाने आई है, वो कैसे बाहर से ये चीज़ें कुछ लेकर आ सकती है यहाँ पर? अभी के अभी सब कुछ बाहर निकालो। तब वो लोग बोलने लगते हैं कि मगर फादर, ये तो बस कुछ ज़रूरी सामान है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैडम से कि वो बिना किसी चीज़ के यहाँ पर अकेले रहेंगी? वो बोलता है, "लेकिन जो आरामदायक ज़िंदगी है, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकती। वो यहाँ का नियम है और साथ ही तुम्हारे कैप्टन ने कहा भी है।" तब वो मेड चौंक जाती है और बोलती है, "मास्टर ने कहा आपको?" ये सब सुनकर स्कारलेट समझ नहीं पा रही वो क्या बोले। वो इसे अपना नसीब का जो खेल है वो समझकर बोलती है कि भूल जाओ, ये सब चीज़ें लेकर जाओ, ठीक है? वो लोग उसका मुंह देखने लगते हैं और बोलते हैं मैडम, ये कुछ ज़्यादा ही। वो बोलती हैं कि मैं अपनी डैड यानी कि विक्टर के डैड की बातें सुनकर यहाँ पर आई हूँ और अपनी सज़ा भुगतने। मुझे जैसा नियम है वैसा ही करना चाहिए। मुझे तुम्हारा ये दयालु जो पन तुमने दिखाया वो याद रहेगा। वो लोग रोने लगते हैं दोनों के दोनों जो मेट्स हैं।
फिर भी वो विक्टर के बारे में सोच रही है। वो सोचती है कि विक्टर जो तुमने सहा है, जो तुम पर बीती है, मुझे लगता है वो इस सबसे ज़्यादा होगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बिताऊँ, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब तुम मुझे लेने आओगे विक्टर। अब रात हो चुकी है। वो फ़ादर उससे बोलते हैं कि मैडम अपने घुटनों पर आ जाइए। वो कुछ जो बाइबल में लिखा हुआ वो पढ़ने लगते हैं उसके सर पर हाथ में और बोलते हैं कि एक ज़िंदगी जो कि सबकी कदर करती। क्रिम्सन फैमिली यानी जिस फैमिली से वो स्कारलेट आई है, वो बोलते हैं कि उन्होंने जो घड़ी है वो बनाई। एक ऐसी घड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर शैतान बसता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बनाई गई है। और इसलिए क्योंकि वो उनके परिवार से ही है स्कारलेट, तो उन पर भी वो जो पाप किया है उसका भार जाता है। तब स्कारलेट बोलने लगती है फादर, लेकिन मेरे मॉम डैड ने दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बनाया है घड़ी। तब फादर बोलते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जो घड़ी में है या फिर जो ट्रेन में है, यानी कि जो नेचर में नहीं था, उसने जो सालंटियर है यानी जो देश है वो जहाँ पर विक्टर रहता है और जहाँ से स्कारलेट आई है, उसके सारे लोगों पर अपना कब्जा कर लिया है। वो लोग सब फ्रस्ट्रेट रहते हैं। क्यों? तो क्योंकि उसके अंदर शैतान बैठा रहता है उस टेक्नोलॉजी में। तब स्कारलेट बोलने लगती है फादर, मेरे मॉम डैड, उन्होंने जब दूसरों को देखा कि वो उनकी जो काम है उनके उसकी कदर कर रहे, बस वो उसी से खुश हो जाते थे। उन्होंने घड़ी बनाई दूसरों की मदद करने के लिए, ना कि उन्हें पीछे छोड़ने के लिए। तब वो जो फादर है वो अपनी बुक बंद करते हैं तो और बोलते हैं, तो इसका मतलब शैतान ने तुम्हारे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, इसलिए तुमने अपने पति को धोखा दिया। वो समझ नहीं पाती क्या बोले और वो हड़बड़ा के बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, आपने क्या कहा अभी? जब वो ये सब बोलती है तो कुछ लोग आकर उसे पकड़ कर लेके जाने लगते हैं। फादर बोलते हैं कि तुम्हें अभी अपने पाप का पता नहीं है, लेकिन तुम जैसे जैसे यहाँ पर रहती जाओगी, तुम में कुछ दिमाग आएगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या पाप किया है। उसे किसी के पीछे बंद कर दिया है, वो खिड़की से देख रही है उसके। ओह माय गॉड! तो ये होता है और वो उसे बोलता है कि कम से कम तुम्हारे अंदर कुछ तो पवित्रता आएगी और इसे बोलकर ये बंद कर देते हैं। सो बाय।